गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 का लेक्चर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आज हम बोर मॉडल पढ़ेंगे। देखो, बोर मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बोर क्या कहता है? नील्स बोर ने कहा था कि मान लीजिए आपके पास ये एक एटम है। ठीक है, इस एटम में नील्स बोर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट करते हैं। रोटेट किस में करते हैं? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। ये रास्ता है, सर्कुलर पाथ है। इस पाथ को यूज क्या कहा गया? ऑर्बिट कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए एक टर्म और यूज की गई जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। यदि कहीं ऑर्बिट नहीं लिखा हुआ, स्टेशनरी स्टेट लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सर्कुलर पाथ को ही बता रहा है। या फिर क्या हो सकता है, इसे हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ पे कर रहा है, जिसे हम ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन इनमें जो घूम रहा है, ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स है, जो स्टेशनरी स्टेट्स है, एनर्जी लेवल है, इनकी जो रेडियस है, क्या चीज? इनकी रेडियस और एनर्जी जो है वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट की रेडियस इतनी है, इसकी एनर्जी अलग है। सेकंड की रेडियस अलग है, एनर्जी अलग है। थर्ड की रेडियस अलग है, ऐसे ही फोर्थ की रेडियस अलग है और एनर्जी अलग है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनकी रेडियस और एनर्जी कैसी होती है? फिक्स होती है। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा है तो नीदर एब्जॉर्ब, नीदर वी कैन से लॉस और गेन एनर्जी। जब वो इन ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहा है तो इनमें चक्कर लगाते वक्त वो ना तो एनर्जी को ले रहा है और ना एनर्जी को दे रहा है। यानी एनर्जी क्या है? कंजर्व है एक ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, मान लीजिए वो 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 में जा रहा है, ये 2 से 1 में आ रहा है, तो क्या होगा? जब वो लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? थर्ड पॉइंट कहता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन कब होता है? जब वो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो जैसे मैंने आपको बताया, एक 1 लेवल, एक 2 लेवल, एक 3 लेवल, एक 4 लेवल है। तो जो 1 है, ये 1 2 3 4 है, ये क्या चीज है? ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो n = 1 है, ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट लिख लो आप, लेवल नहीं स्टेट। ठीक है, और बाकी के इसके अलावा जितने भी लेवल्स होंगे वो सारे के सारे कैसी स्टेट्स होंगी? एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। क्लियर? तो कहीं कहीं पर ग्राउंड स्टेट आएगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ग्राउंड का मतलब n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा या इमिशन करेगा। तो वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको आप ऐसे देख लीजिए कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, पहले लेवल की एनर्जी, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, पहले लेवल की एनर्जी मान लीजिए E1 है, दूसरे लेवल की एनर्जी E2 है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा E। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा E क्या होता है? h न्यू होता है ना। तो न्यू कितना हो गया? डेल्टा E/h हो गया। समझ में आ रहा? तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? वो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगा रहे हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, तो केवल वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? h/2 पाई का मल्टीपल
होता है, n टाइम्स होता है। ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, h/2 का मल्टीपल होगा। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगा रहा है, मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है, h/2 हो सकता है। इसका कितना हो सकता है, 2h/2 हो सकता है। इसका कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का मल्टीपल हो। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है, ये वैसे तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। देखो एंगुलर मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, वैसे आपको ये लर्न ही करके रखना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J = I ओमेगा। I की वैल्यू कितनी होती है, mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। R से आपको कट किया तो क्या आ गया, mvr आ गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट बोर ने बताए थे। ठीक है, अब जब बोर ने ये 4 पॉइंट बता दिए, इसके अलावा बोर के मॉडल को हम बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। तो हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उसने क्या क्या चीज डिस्कस की थी, उसने 2-3 चीजें और बताई थी। क्या क्या बताई थी, उसने रेडियस का फॉर्मूला बताया था कि यदि हमें किसी ऑर्बिट के अंदर तो सबसे पहले जो ये ऑर्बिट है n = 1, n = 2, n = 3, आपको क्लियर हो गया कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। इनको हम, ये जो n है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दीज आर द स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो आपको यदि एनर्जी को फाइंड आउट करना है, अभी आपको बताया ना कि हर एक की, ये एक ऑर्बिट है, यदि ये न्यूक्लियस है, यदि इसकी वैल्यू n = 4 है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको डेरिवेशन का ही डायरेक्ट फॉर्मूले है। एनर्जी देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n लेवल जिसकी भी 4 की, 3 की, 2 की, 1 की, कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n²। पहले ढंग से समझना, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। nth ऑर्बिट की, nth स्टेशनरी स्टेट की, nth एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होगी, इतने जूल होगी, जूल। अब आप देखो z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, क्लियर, और n क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, RH × z²/n²। क्लियर, ये भी हो सकती है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया RH। क्लियर। अब हाइड्रोजन के केस में, यदि हाइड्रोजन की बात करें तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स RH × 1/n²। समझ में आ रहा है। सो इट इज द एनर्जी फॉर्मूला। ये हाइड्रोजन के केस में है, ये हाइड्रोजन के अलावा अदर केस में है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस को किससे बताते हैं, R से बताते हैं। ठीक है, देखो क्या हो सकती है, ये हो सकती है 52.9 इंटू n²/z। ठीक है, 52.9 पिकोमीटर, यूनिट क्या हो गई, पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे भी उसने दी हुई होगी। क्लियर। ठीक है, इसके लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, अगेन सेम फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो n², किताबों में इस तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, n²। और a0 की वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन फॉर्मूला से हम किस किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप
हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी आप इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।